विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कि अगर हमने किसी संधारित्र में परावैद्युत को भरा है तो किस प्रकार से उसकी विभव प्रभावित होता है, उसका विद्युत क्षेत्र प्रभावित होता है, उसकी धारिता का मान हमें क्या मिलता है और विद्युत विस्थापन सदिश को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध कैसे निकालती हूँ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि संधारित्र मैंने अगर आंशिक रूप से भरा है परावैद्युत से तो उसकी धारिता कैसे बदलेगी। तो हमारे पास ये समांतर पट संधारित्र है, इसकी मोटाई कितनी है, टी है। इसमें डी मोटाई तक मैंने क्या भरा है, परावैद्युत भरा है। शेष मोटाई यानी टी माइनस डी जो मोटाई है दोनों तरफ, उसमें हमारे पास परावैद्युत नहीं भरा हुआ है। तो परावैद्युत रहित क्षेत्र की मोटाई कितनी हो गई, टी माइनस डी, और परावैद्युत युक्त क्षेत्र की मोटाई कितनी हो गई, डी। अब परावैद्युत माध्यम में जो आपके पास विद्युत क्षेत्र है वो कितना दिया जाएगा, आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आपके पास समांतर पट संधारित्र के फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं कि आपके पास जो समांतर पट संधारित्र है उसकी जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसे दिया जाता है, आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के द्वारा, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इसलिए Q अपॉन ए, जैसे सिग्मा को हम किससे लिखते हैं, Q अपॉन ए से लिखते हैं, और एप्सिलॉन को यहाँ क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर से लिखा जाएगा। तो इसलिए परावैद्युत युक्त माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, जहाँ ए क्या है, प्लेटों का काट क्षेत्र है, और Q क्या है, प्लेटों पर जो आवेश हमने दिया है उसका मान है। तो और परावैद्युत रहित माध्यम में बात करूं तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, क्योंकि किसका अंतर आता है, केवल आपके पास जो आपका परावैद्युतांक है उसका अंतर आता है। परावैद्युत रहित माध्यम के लिए एप्सिलॉन 0 होता है, परावैद्युत युक्त माध्यम के लिए एप्सिलॉन होता है, जिसको मैंने किससे लिखा है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर से। तो यहाँ पर आपके पास दो संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी से देते हैं। तो यहाँ पे परावैद्युत युक्त जो माध्यम है उसके लिए विद्युत क्षेत्र ई डी, और उसको डिस्टेंस कितनी, परावैद्युत युक्त जो माध्यम है, परावैद्युत पट्टी है, उसकी मोटाई कितनी, डी। इसलिए परावैद्युत जो आपके पास युक्त है उसके लिए कितना हो जाएगा, ई डी इंटू डी के बराबर। तो यहाँ आप एक बात यहाँ समझ लें कि यहाँ जो मैंने लिखा है ये जो मान है ये है वी डी का और ये मान है वी डब्ल्यू का। तो अब यहाँ पर आपके पास जो विदाउट मेरे पास परावैद्युत है उसके लिए विद्युत क्षेत्र ई डब्ल्यू, मोटाई कितनी, टी माइनस डी, और परावैद्युत युक्त के लिए विद्युत क्षेत्र कितना, ई डी, मोटाई कितनी, डी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, विद्युत क्षेत्रों के मान रख दिए हैं। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए इंटू टी माइनस डी बन गया, और ये बन जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर डी। तो यहाँ इन दोनों में से मैं देखती हूँ क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन है, और अंदर क्या बचेगा, क्योंकि टी मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, ये बन जाएगा डी अपॉन टी माइनस का, यहाँ बन जाएगा डी अपॉन टी एप्सिलॉन आर। तो इसलिए धारिता चूँकि Q अपॉन वी होती है तो Q अपॉन वी का मान मैं निकालूंगी तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी 1 माइनस डी अपॉन टी प्लस डी अपॉन टी एप्सिलॉन आर की पावर -1। अब यहाँ एक बात मैं देखती हूँ कि आपके पास जो एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी है ये तब धारिता होती है जबकि कोई भी परावैद्युत नहीं भरा गया हो, यानी इसको मैं CO से लिख सकती हूँ, यानी बिना परावैद्युत के लिए जो धारिता है वो CO। तो परावैद्युत युक्त धारिता कितनी हो गई, सी डी इज इक्वल टू CO इंटू 1 माइनस डी अपॉन टी प्लस डी अपॉन टी एप्सिलॉन आर की पावर -1। यहाँ पर टी का मान हमने पहले ही देख लिया है कि टी का मान डी से ज़्यादा है, परावैद्युत रहित क्षेत्र की मोटाई ज़्यादा है किससे, परावैद्युत युक्त क्षेत्र से, और एप्सिलॉन आर का मान मुझे मालूम है 1 से ज़्यादा ही होता है हमेशा, इसलिए डी अपॉन टी का मान जो है डी अपॉन टी एप्सिलॉन आर से अधिक होगा, और चूंकि यहाँ पर इसका इन्वर्स अपीयर हो रहा है इसलिए सी डी का मान क्या होगा, CO से अधिक आएगा, यानी परावैद्युत युक्त जो कैपेसिटर है उसकी धारिता अधिक होगी बजाय किसके, जिसमें कि परावैद्युत नहीं भरा गया है उसकी धारिता से अधिक होगी। और अगर आपके पास T इज इक्वल टू डी हो जाए, यानी पूरा मेरे पास जो कैपेसिटर है वो परावैद्युत से ही पूरी तरह भरा हो, तो D इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और D इज इक्वल टू टी होने पर आपके पास ये मान 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और ये इन्वर्स में है तो इसलिए बन जाएगा ये आपके पास ये टी से टी कट जाएगा तो एप्सिलॉन आर इंटू C0 बन जाएगा। एप्सिलॉन आर इंटू C0 का मतलब पुनः कि आपके पास धारिता का मान सी डी का मान CO से अधिक होगा। अब हम इसको डिराइव भी कर लेते हैं कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूरी तरह क्या भरा हुआ है,
परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे धारिता का मान। तो हम ये पहले ही देख चुके हैं कि जब हम समांतर पट संधारित्र है, इसकी प्लेटों पे हमने एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश दिया है, और चूंकि अंदर परावैद्युत भरा हुआ है तो उनके एटम्स का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और उस पोलराइजेशन के कारण आंतरिक आवेश तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ कहाँ बचेगा, विपरीत आवेश, जो बाह्य आवेश है उसके विपरीत आवेश पृष्ठ पर आ जाएगा। तो धनावेशित प्लेट पर अंदर की तरफ परावैद्युत पे कौन सा आएगा आवेश, ऋणावेश, और ऋणावेश वाली पट्टी की तरफ कौन सा आवेश आएगा, अंदर की तरफ परावैद्युत पे धनावेश। तो इसलिए एक तरह से बद्ध आवेश घनत्व भी उत्पन्न हो गया है, और एक मैं कहूँ कि पोलराइजेशन के कारण भी विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया है, जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। यहाँ इसका प्लस है, इधर पट्टी का, इधर माइनस है, तो परावैद्युत में इसके विपरीत है, माइनस की तरफ प्लस है और प्लस की तरफ माइनस है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा परस्पर क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो परावैद्युत माध्यम में संधारित्र के जो परावैद्युत माध्यम हमने भर दिया है, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपॉन ए, ये क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान को हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं, तो वही यहाँ मान हमने दिखा दिया है। अब विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू ई इंटू टी, क्योंकि आपके पास जो परावैद्युत है वो पूरे में ही भरा हुआ है, इसलिए ई इंटू टी। तो विभव का मान कितना हो गया, क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, तो धारिता कितनी हो गई, क्यू अपॉन वी से एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन आर अपॉन टी, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा, ये C0 हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू C0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये धारिता आप साफ देख रहे हैं, एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा होता है, इज सी डी विल बी ग्रेटर देन C0। जो ये मान यहाँ भी हमने निकाला था जब D इज इक्वल टू टी था, तो भी मुझे यही मान मिला था रखने पर। तो दोनों तरह से ही मुझे एक ही मान मिलता है कि धारिता हमेशा जब परावैद्युत में भर देती हूँ तो मान धारिता का बढ़ जाता है, किससे, जिस पर अब परावैद्युत संधारित्र में नहीं भरा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि विद्युत विस्थापन सदिश को मैं कैसे ज्ञात करती हूँ। तो अगर प्लेटों की संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई आपके पास परावैद्युत नहीं भरा हो, तो विद्युत क्षेत्र कैसे दिया जाता है, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन 0 के द्वारा दिया जाता है। और पूरी तरह विद्युत क्षेत्र, पूरी तरह अगर इसमें परावैद्युत भर दूं तो विद्युत क्षेत्र कैसे लिखा जाता है, माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 के द्वारा लिखा जाता है। तो इसका मतलब मैं ये देख सकती हूँ कि दो तरीके हैं विद्युत क्षेत्र लिखने के। जब मैं परावैद्युत युक्त संधारित्र की बात करती हूँ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकती हूँ, और माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर सिग्मा पी क्या है, बद्ध आवेश घनत्व है, और सिग्मा एफ क्या है, पृष्ठीय मुक्त आवेश घनत्व है, ये पृष्ठीय बद्ध आवेश घनत्व है, और ये दोनों परस्पर विपरीत होते हैं, इसलिए यहाँ साइन कौन सा लगाया, माइनस का, क्योंकि अगर एक परत प्लस की बनती है तो अंदर कौन सी बनती है, उसी तरफ माइनस की, हमने देख लिया है। इसलिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ की तुलना अगर मैं सिग्मा पी से करूँ तो सिग्मा पी पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो परावैद्युत रहित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या लिखा जाएगा, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन 0, और परावैद्युत युक्त होने पर क्या लिखा जाएगा, माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये सिग्मा पी का एप्सिलॉन 0 हम जहाँ सिग्मा पी पे हम देख चुके हैं, जो बद्ध आवेश घनत्व है वो ध्रुवण के बराबर होता है, क्योंकि सिग्मा पी इज इक्वल टू पी होता है, इससे सिग्मा पी को पी से रिप्लेस कर दिया, तो ईडी बन गया माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन 0। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। अब तो E0 प्लस ई डी, तो E0 का मान कितना, सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन 0, ईडी का मान कितना, पी अपॉन एप्सिलॉन 0, दोनों को जोड़ दिया है, तो यहाँ एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो सिग्मा एफ माइनस पी बन गया। सिग्मा एफ माइनस पी क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर आपके पास, इसको मैं इधर से इसको सॉल्व करती हूँ, तो एप्सिलॉन 0 को इधर ले जाती हूँ, तो एप्सिलॉन 0 ई इज इक्वल टू सिग्मा एफ माइनस पी, और सिग्मा एफ का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, पी को इधर ले जाऊँगी, तो एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी, और जो सिग्मा एफ, ये एप्सिलॉन 0 ई प्लस जो क्वांटिटी मुझे मिली है, एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी, ये कहलाती है डी, जिसे हम कहते हैं विद्युत विस्थापन सदिश। तो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो मुक्त आवेश घनत्व है वो विद्युत विस्थापन सदिश के बराबर है, जिसको मैं किससे लिखती हूँ, एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी से लिखती हूँ। और पहले मैंने क्या देखा था कि जो बद्ध आवेश घनत्व है सिग्मा पी, वो किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, पोलराइजेशन के बराबर होता है। तो दोनों को मैं निरूपित कर रही हूँ कि आपके पास जो मुक्त आवेश घनत्व है वो विद्युत विस्थापन सदिश के बराबर है,
और जो आपके पास बद्ध आवेश घनत्व है वो पोलराइजेशन के कारण जो उत्पन्न आपके पास पोलराइजेशन के कारण जो आवेश घनत्व है उसका मान पोलराइजेशन यानी ध्रुवण के बराबर है। सिग्मा पी इज इक्वल टू पी होता है, सिग्मा पी इज इक्वल टू पी होता है और सिग्मा एफ इज इक्वल टू डी होता है, जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी। यानी पी में अगर एप्सिलॉन 0 ई और जुड़ जाता है तो वो सिग्मा एफ बन जाता है, जबकि ये सिर्फ पी रहता है तो ये क्या होता है, सिग्मा पी होता है। अब समदैशिक माध्यम के लिए ई, पी और डी एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन विषम दैशिक के लिए ये डी क्या बन जाता है, टेंसर बन जाता है। और डी का मात्रक भी वही होगा जो कि पी का है। तो यानी कि पी किसके बराबर है, सिग्मा पी के बराबर है, इसलिए मात्रक क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध क्या है। तो हमारे पास हमने रिलेशन देख लिया है कि हमने जो पहले नियम देखा था, तो हमने विद्युत क्षेत्र देखा था पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, Q/4 पे एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर होता है। और अगर माध्यम होता है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, Q/4 पे एप्सिलॉन R स्क्वायर। इन दोनों से अगर आप रेशो निकालें तो Q/4 पाई R स्क्वायर कट जाएगा, तो E0/E क्या बच जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन 0, जो कि हमने यहाँ दिखाया है कि एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, E0/E के बराबर है। और एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। तो इस रिलेशन से मैं ये भी लिख सकती हूँ कि एप्सिलॉन 0 E0 बराबर एप्सिलॉन E के हो जाता है। और एप्सिलॉन 0 E0, लेकिन मेरे को पता है कि परावैद्युत रहित के लिए मैं किसकी बात करती हूँ, मुक्त आवेशों की। तो इसलिए एप्सिलॉन 0 E0 किसके बराबर होगा, सिग्मा एफ के बराबर होगा। और सिग्मा एफ अभी मैंने देखा किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। और डी का मान यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन 0 E प्लस पी की बजाय क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन E लिख सकती हूँ। तो इसलिए डी का मान अब मैं लिखूँगी तो क्या हो जाएगा, परंतु डी मुझे मालूम है एप्सिलॉन 0 E प्लस पी है, और पी का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का ई होता है। इसलिए डी चूँकि एप्सिलॉन E है और डी का मान एप्सिलॉन 0 E प्लस पी भी है, तो इसलिए ये बन जाएगा एप्सिलॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E प्लस एप्सिलॉन 0 का ई। तो क्योंकि डी को मैंने दो तरीके से लिखा है, एप्सिलॉन E के बराबर भी लिखा है और एप्सिलॉन 0 E प्लस पी के बराबर भी लिखा है, तो दोनों एक ही मान है, इसलिए बराबर कर दिए और बराबर करके यहाँ पी का मान रख दिया। अब सब में ई कॉमन है, कट जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 1 प्लस का ई, या फिर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 प्लस का ई। तो ये संबंध है परावैद्युतांक का विद्युत प्रवृत्ति से कि परावैद्युतांक किसके बराबर है, 1 प्लस का ई के बराबर है। और ये हमें अच्छे से ज्ञात है कि वायु और निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है और शेष अधिकांश पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है। और इसी संबंध को हम विद्युत क्षेत्र से निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने निकाला था पदार्थ के लिए कि जो परावैद्युत युक्त पदार्थ है उसका जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो E0 प्लस ED के बराबर होगा। यानी उसका परावैद्युत रहित क्षेत्र कितना था प्लस परावैद्युत का जब ध्रुवण हो जाता है तो कितना होता है, तो दो क्षेत्रों का सम हो जाता है परिणामी। एक तो पहले कितना था क्षेत्र, और ध्रुवण के कारण जब परावैद्युत उसमें रखा गया तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उन दोनों के योग के बराबर। और ये हमने देखा था कि E इज इक्वल टू E0 और ED का मान क्या था, P/एप्सिलॉन 0 था, और P का मान एप्सिलॉन 0 का ई लग सकती हूँ। इसलिए यहाँ से बन जाएगा कि E0 माइनस का ई, तो इसको इधर ले गए तो E प्लस का ई इज इक्वल टू E0, ई कॉमन, 1 प्लस का ई इज इक्वल टू E0 या E0/E इज इक्वल टू 1 प्लस का ई। और E0/E हमने देखा है अभी एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, इसलिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस का ई। तो ये एक और तरीका है निकालने का कि इस तरह से हम विद्युत क्षेत्रों के द्वारा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि परावैद्युत युक्त अगर आपके पास संधारित्र है तो उस परावैद्युत युक्त संधारित्र के लिए हम परिणामी विद्युत क्षेत्र दो क्षेत्रों का सम लिखते हैं, तो उससे भी मैं ये रिलेशन निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास दो तरीके हो गए परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति के मध्य संबंध निकालने के लिए। एक तो मैं निकाल सकती हूँ विद्युत विस्थापन सदिश से, और दूसरा मैं निकाल सकती हूँ आपके पास परावैद्युत युक्त जो माध्यम है, संधारित्र है, उसके कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलता है मुझे, उसके कारण कितना मेरे पास मिलेगा विद्युत क्षेत्र, उससे भी मैं ये रिलेशन निकाल सकती हूँ। तो दोनों तरह से मैं ये संबंध ज्ञात कर सकती हूँ। और अब इस संबंध का हम आगे उपयोग करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से जब बात करते हैं
कि हमारे पास गाउस का नियम क्या मिलेगा जब परावैद्युत के माध्यम के मध्य हमने कोई आवेश रख दिया है और परावैद्युत माध्यम में उस आवेश के कारण ध्रुवण होता है, तो मैं गाउस का नियम निकालती हूँ। तो उस गाउस के नियम में मैं इस संबंध का कैसे उपयोग करती हूँ कि एप्सिलॉन R = 1 + chi e, ये हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।